बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 मार्च 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और साथ ही में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिनके बारे में हम सिर्फ बता देंगे, उसके बारे में न कोई चर्चा करेंगे न जवाब देंगे। उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। वो लास्ट में जो ये दो मुद्दे रहेंगे इन्हीं से बने हुए प्रश्न रहेंगे और हालांकि उसका आंसर अगर आप कल की भी क्लास देख रहे होंगे तो उसका पीडीएफ में आंसर रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले खुद से सॉल्व कर लिया करिए, इसके बाद आप लोग पीडीएफ देखा करिए। ठीक है, तो आज के जो दो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से पहला है एक इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है बल्कि एक इंटरव्यू है। अरुण कुमार सिंह हैं, एम्बेसडर है, रहे हैं, अमेरिका के भी रहे हैं और इजराइल के भी रहे हैं। ऐसे में उनसे जो है एक किस अमेरिका और इजराइल के संबंधों पर प्रश्न पूछा जा रहा है, खासतौर से अभी जो हालिया जो 25 मार्च को गाजा को संघर्ष युद्ध विराम में गाजा संघर्ष में युद्ध विराम को लेकर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पास हुआ है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक एक कह सकते हो कि कुछ महत्वपूर्ण घटना है। उसी के संदर्भ में कई सारे पहलू हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को लेकर। ठीक है, जो दूसरा समाचार है वह है कि हमारा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम पोर्टल है, जिसकी स्थापना 2016 में सरकार ने सरकार की खरीद को करने के लिए, सरकारी जो खरीद होती है उसको लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल के रूप में किया था। उसने जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 28 मार्च तक ही, हालांकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च यानी कल तक रहेगा, लेकिन 28 मार्च तक ही उसके सीईओ का, जेम पोर्टल के सीईओ का कहना है कि जेम पोर्टल पे 4 लाख करोड़ की रिकॉर्ड खरीदारी सरकार ने जेम पोर्टल के तहत की है। और एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको हम समझेंगे। जेम पोर्टल, उसमें इसकी उपलब्धियां क्यों लाई गई और कैसे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, आदि आदि सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। अमेरिका द्वारा गाजा युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर रोक न लगाना यानी या पारित होने देना, ये घटना हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यह घटना मतलब रेयर है। रेयर इसलिए है कि एक थिंक टैंक है, उसने बताया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब से कार्रवाई कर रही है, अमेरिका ने 89 बार वीटो का प्रयोग किया है, जिसमें 45 बार यानी 45 बार वीटो का प्रयोग वह इजराइल के मामले को सुरक्षा परिषद में वीटो करके रोकने के लिए किया है। ठीक है, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने जो है इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव को पास होने दिया है। 2016 में भी अमेरिका ने ऐसा किया था और उस समय भी अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ संबंध लगभग वैसे ही थे जैसे आज के हालात में हैं। ठीक है, तो कुछ इन्हीं परिदृश्यों में जो है अमेरिका ने एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो गैर परमानेंट मेंबर हैं, 10 मेंबर, उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव को अमेरिका एब्सेंट रह के उसको पास करा दिया है। ठीक है, अगर वो उसको वीटो कर देता तो रुक जाता। कुछ दिन पहले याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था कि अमेरिका ने भी गाजा में युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव लाया था जिसे रूस और चीन ने वीटो कर दिया था। वो प्रस्ताव महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि जब से 7 अक्टूबर की घटना हुई है और उसके बाद इजराइल की कार्रवाई हो रही जवाबी, तब से अमेरिका ने पहली बार खुद एक प्रस्ताव लाया था युद्ध विराम को लेकर। उसके पहले इजराइल के खिलाफ जो भी प्रस्ताव आता था उसको वो वीटो कर देता था। हालांकि इस बार जो प्रस्ताव आया है युद्ध विराम को, उसमें अनुपस्थित रह के उस प्रस्ताव को पास होने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक परिवर्तन है और हमने आपसे 7 अक्टूबर के बाद जब हमने 9 अक्टूबर की क्लास ली थी इजराइल और हमास के परिदृश्यों में इजराइल फलस्तीन संघर्ष को लेकर, तब मैंने कहा था कि जब जब कोई टर्निंग पॉइंट इस युद्ध को लेकर आएगा तब तक मैं इस पे आपको पढ़ाऊंगा। और इस बार तो इंडियन एक्सप्रेस ने डिटेल इस मुद्दे को समझाया और इस मुद्दे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो परिवर्तन है ये अमेरिकी नीतियों में क्यों है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, क्या ये अमेरिकी नीति के जो है परिवर्तन दिखा रहा है या दीर्घकालीन परिवर्तन है या वैसे ही है। दूसरा, ये जो प्रस्ताव लाया गया है ये इसका किस तरह से लागू किया जा सकता है, इसका क्या प्रभाव होगा किस पे, गाजा युद्ध संघर्षों को, क्योंकि लाया किसके लिए गया है, इजराइल और हमास जो संघर्ष है उसको
हालांकि अस्थायी रूप से रोकने के लिए युद्ध विराम ही है, युद्ध की समाप्ति के लिए नहीं लाया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इसको हम इन्हीं सारे पहलुओं में अपने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। तो मुद्दा यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो उसके गैर सरकारी सदस्य थे वो 25 मार्च को एक प्रस्ताव लाते हैं। प्रस्ताव में कुछ बातें कही गई है, जैसे कि रमजान के महीने में इजराइल और हमास का जो संघर्ष है वो युद्ध, उसमें युद्ध विराम किया जाए, और जो भी बंधक हमास के पास हैं उन सभी बंधकों की रिहाई की जाए। ये दो पहलू इसमें शामिल है। साथ ही में जो मानवीय सहायता कार्य है, जैसे जो वहां पे भूखमरी और इस तरह की स्थिति है, फेमाइन की स्थिति आ रही है, कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी ये बात कही कल या परसों, तो उसको भी, उस तरह की कार्रवाई को भी संचालित किया जा सके। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा परिषद द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव पास हो जाना, और वो भी क्योंकि अमेरिका इस तरह का कोई भी प्रस्ताव आता रहा है अब तक उसको रोकता रहा है। हालांकि ये प्रस्ताव जो है, देखिए, इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट पड़े हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका अनुपस्थित रहा है। उसके पक्ष में वोट नहीं दिया है, लेकिन अनुपस्थित रह के भी उसने इस प्रस्ताव को पास होने दिया है। अगर वो इसके विरोध में वोट दे देता तो 14 एक तरफ होने के बावजूद भी यह गिर जाता, क्योंकि ये परमानेंट जो 5 मेंबर होते हैं उनके पास ये पावर होता है, वीटो पावर, कि अगर वह किसी फैसले से सहमत नहीं है तो वो फैसला लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और देखा जाए तो अमेरिका, जिसने अपने सहयोगी इजराइल को बचाने के लिए बार बार वीटो का प्रयोग किया है, लगभग 45 बार, इन मामलों को तो छोड़ दो, टोटल जो उसने 89 बार वीटो का प्रयोग किया, उसमें 45 बार उसने इजराइल को बचाया है, यानी मोर देन 50% उसने इजराइल के लिए वीटो किया है। उससे जो है अनुपस्थित रहना, यानी प्रस्ताव को पास हो जाने देना, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण घटना है। और यह घटना का कहीं ना कहीं हमें इसको समझना पड़ेगा कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या नीतियों में परिवर्तन आया है, और इसका गाजा में संघर्ष को लेकर क्या अंतर आ सकता है या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि अमेरिका के मतदान में बाहर रहने का कारण क्या है। अगर अमेरिका, जैसे बार बार बता रहा हूं, जब भी उसने इजराइल पर कोई बात होती रही है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसने वीटो किया है इजराइल के किसी मुद्दे को। एक बार इसके पहले जो है 2016 में जो है इजराइल के लिए को लेकर एक प्रस्ताव आया था, जिसमें अमेरिका अनुपस्थित रहा था। संभवतः ये दूसरा मुद्दा है जिस बार ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके पहले जब भी मामला आता था, अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए अपना ओलाइट्री, कहते हैं ना कि अपना जो है छत्र छाया, वो हमेशा सुरक्षा परिषद में प्रदान करता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया है। 2016 में नहीं किया, वो तो पुरानी बात हो गई। इस बार ऐसा नहीं किया है, क्यों? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कुछ ज्यादातर कारण जो है वो अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में चुनाव होने वाला है, और इजराइल युद्ध को लेकर अमेरिका में भी कहीं ना कहीं अब सर्वसम्मति नहीं है अमेरिका के मतदाताओं में। ठीक है, जैसे कि अमेरिका के में अब जो अमेरिका और इजराइल के पूर्ण समर्थन का बात है, उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद उत्पन्न हो गया है। उसमें से एक बड़ा, उसमें एक तबका, बड़ा तो नहीं कहेंगे, एक तबका जो अरब लोगों का है, जो मुस्लिम लोगों का है, जो वामपंथी विचारधाराओं का है, वह इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। और वो बहुत बड़ा तबका, या लगभग वो पूरा तबका, डेमोक्रेट पार्टी को जो है मत देता है। और जो बिडेन जो है डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जो स्विंग स्टेट रहे हैं, जहां पे वो 2020 में जीते थे। और अगर उनको लगता है कि वहां पे वो हार गए या उनका मतदाता नाराज हो जाएगा, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से हार जाएंगे। इसको लेकर जो है अमेरिका जो है कहीं ना कहीं, अमेरिका में जो नवंबर में होने वाला चुनाव है, राष्ट्रपति चुनाव, ये महत्वपूर्ण है इसके आंतरिक घरेलू राजनीति को लेकर। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कारण है, सिर्फ आंतरिक घरेलू कारण ही नहीं है, दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है कुछ बाह्य, जैसे कि अमेरिका के कई अरब देश हैं जो अमेरिका के जो है अमेरिका के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। ये इजराइल की गतिविधियों से चिंतित हैं। अगर हम इजराइल और हमास गाजा वार के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा नया हो, तो 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पे जो है इजराइल पे एक बर्बरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य किया था, जिसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग की जान गई थी, 2100 लोगों की जान गई थी, और उनमें से कईयों के साथ क्रूर तरीके से
उन पर कह सकते हैं कि जितना विभत्स या बर्बर आप आतंकवादी हमला कह सकते हैं उतना हुआ था। और साथ ही में जो हमास के उग्रवाद आतंकवादी थे उन लोग वो अपने साथ 253 जो है महिलाओं, बच्चों, विकलांगों आदि जो है यहूदी और कुछ विदेशी नागरिकों को अपने साथ बंधक बना के ले गए हैं, जिसमें से आज भी लगभग 153 इजरायली के आसपास जो है आज भी वह हमास के कैद में है। ये तो चलो हमास वाला पहलू। 7 अक्टूबर के इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद इजराइल ने गाजा पे जो है यानी हमास पे कार्रवाई, हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के उद्देश्य से गाजा पे जवाबी कार्रवाई की। और उस जवाबी कार्रवाई में अब तक 32 से 33 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है। गाजा की आधा से ज्यादा आबादी डिस्प्लेस्ड हो गई है, आधा क्या लगभग पूरा ही डिस्प्लेस्ड हो गई है यहाँ का वहां। और एक रफा छोटा सा जो बॉर्डर एरिया है मिस्र के साथ, वहां पे आधी आबादी वहां पे क्या है स्थित है। और इस समय जिस तरह की स्थिति है कि वहां पे भूखमरी और खाने की स्थिति जो है, खाने पीने की पानी और भोजन पानी रसद सबकी स्थिति खराब हो गई है। और अभी भी हमास युद्ध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो कि कई लोगों को कहना है कि संभवतः ऐसा संभव भी न हो कि पूरी तरह से आप किसी विचारधारा को समाप्त कर दो। तो ऐसे में जो अरब वर्ल्ड है या जो और भी लोग हैं जिनको पहले कभी सिंपैथी थी हमास के हमले के बाद, उनका भी मत धीरे धीरे बदलता जा रहा है, खास तौर से इजराइल की जो वर्तमान सरकार या जो वर्तमान प्रधानमंत्री है। ठीक है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जब अमेरिका के जो और क्लोजेस्ट एलाई है, खासतौर से सऊदी अरब, उसने साफ साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन के मुद्दे को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, अमेरिका इजराइल के मामले में हमसे किसी जो है कह सकते हो ना कि मदद की उम्मीद ना करे। और भी बहुत सारे देश हैं, और मेनली जो कारण है वो आंतरिक है, चुनाव की स्थिति को देखकर, जिसके कारण ये चीजें हो ही रही है। और इसीलिए जो है अमेरिका ने भी स्वयं युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए एक प्रस्ताव जो है पिछले सप्ताह लाया था, जिनके बारे में हमने बताया था कि ये पहली घटना ऐसी हो रही कि अमेरिका खुद ही युद्ध विराम के लिए समझौता, ये प्रस्ताव ला रहा है इजराइल के खिलाफ। ठीक है। क्या यह कार्रवाई अमेरिकी नीति में बदलाव का प्रतीक है? यानी देखा जाए तो यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है किसके, वर्तमान जो सरकार है उसके प्रति। जैसे पहली बार तो यह नहीं हो रहा है, यानी यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने खुद को इजरायली स्थिति से अलग कर दिया है। 2016 में भी जब ओबामा थे, उस समय के राष्ट्रपति ओबामा प्रशासन जो द्वितीय टर्म का अंतिम दिन था, और अभी देखिए बिडेन का भी अंतिम दिन है, उनमें अमेरिका के जो अनुपस्थित रहने के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फिलीपींस में इजराइल की बस्तियों को अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वो भी प्रस्ताव अमेरिका ने 2016 में इसी तरह के प्रस्ताव को पारित होने दिया था। ठीक है। तब भी अब की तरह ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, हालांकि उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, और दोनों के बीच संबंध बेहतर नहीं थे, जिसके कारण संभवतः जो है इस तरह के जो है अमेरिका द्वारा इस तरह की कार्रवाई 2016 में की गई थी। और अभी भी नेतन्याहू और जो बिडेन के बीच में, खासतौर से डेमोक्रेट पार्टी के बीच में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल को कवर नहीं देना दुर्लभ है। ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि थिंक टैंक शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स ने कहा था कि 18 दिसंबर 2023 तक अमेरिका ने इजराइल की आलोचना करने वाले 45 प्रस्तावों को वीटो कर दिया है, और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 89 वीटो में से आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है। यानी उसने अब तक का जो सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी अमेरिका ने वीटो किए हैं, उसमें टोटल किए हैं 89। कब तक? 18 दिसंबर 2023 तक। और उसके बाद उसमें से 45 तो इजराइल की आलोचना वाले किसी भी प्रस्ताव को अमेरिका ने बचाया है। तो कहीं ना कहीं ये उसकी नीतियां हैं, और अभी जो स्थिति दिख रही है वह थोड़ा सा दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ है, तो क्या वास्तव में अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से दूर बना रहे हैं? एक देश के रूप में जो दोनों के देशों के बीच जो संबंध है, कहा जाता है कि इजराइल जो है अमेरिका का छोटा भाई है। लोग एक कुछ इसी तरह से कहते हैं, या अमेरिका का अपना है विस्तार है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इजराइल जो है अरब में अमेरिका का अपना विस्तार है। ठीक है। और इजराइल को लेके एक बहुत सारे गंभीर जो है मतलब जो गहरा संबंध जो है अमेरिका और इजराइल के लोगों के बीच में, इजराइल देश के बीच में है।
तो अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि ये क्या कोई परिवर्तन हो रहा है, डिपार्टेशन हो रहा है? तो इस पे अरुण कुमार सिंह कहते हैं कि नहीं, वो नहीं मानते कि ऐसा नहीं है। अमेरिका ने एक बहुत विशिष्ट स्थिति बनाई है, विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए इससे किया है। जैसे वो ये जो इजराइल के प्रस्ताव विरुद्ध जो है प्रस्ताव को पास होने दिया है एक तरह से युद्ध विराम को, एक तो ये बाध्यकारी नहीं है, दूसरे कि ये जो है इसका जो कह सकते हो कि अमेरिका खुद ही चाह रहा है कि जो है युद्ध का विराम हो जाए ताकि उसमें वो भी आ जाए, क्या जो बंधक हैं उनकी भी रिहाई से जुड़ा हुआ है, यानी उस शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात यह है कि जो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं या जो सरकार है उनका विरोध करने के बावजूद भी इजराइल एज ए देश, एक देश के रूप में इजराइल का विरोध अमेरिका के नेता नहीं कर रहे हैं, और वो अमेरिका के संबंधों के साथ, इजराइल के साथ जो अमेरिका के नेता जो दीर्घकालिक और व्यापक मल्टीलेटरल संबंध है उनके साथ खड़े हुए हैं। इसको समझने की जरूरत है कि अमेरिका का जो वर्तमान नेतृत्व है, यानी जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन या जो डेमोक्रेट पार्टी है, वह इजराइल की वर्तमान सरकार के जो है एक तरह से कह सकते हो कि उसमें दूरी दिखाई दे रही है, खटास उसमें थोड़ा सा दूरी दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका एक देश के रूप में, इजराइल एक देश के रूप से अभी भी व्यापक स्तर पे जुड़ा हुआ है, जिसमें कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और नेतन्याहू की ये देखिए, ये इसमें नहीं दिखाई देती है। अभी कुछ दिन पहले सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता थे, नाम था चक सूमर, उन्होंने नेतन्याहू को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है और कहा था कि इजराइल में पुनः चुनाव होना चाहिए और वहां पे क्या होना चाहिए, नेतन्याहू की जगह किसी और को आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेट पार्टी नेतन्याहू के विरोध में या वहां की जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों के विरुद्ध में तो दिखाई दे रही है डेमोक्रेटिक पार्टी। मजबूरी क्या है, बता दिया कि उनके ज्यादातर वोटर अरब और मुस्लिम वर्ग के हैं और ज्यादातर जो वामपंथी विचारधारा वाले हैं वो सब इजराइल के विरोधी हैं और वो डेमोक्रेट को बल्क में वोट देते हैं। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है उस तरह की बातें करना। लेकिन इजराइल अमेरिका का संबंध अभी भी मजबूत है और देखा जाए तो 2016 में अमेरिका ने इजराइल को 10 वर्षीय $38 बिलियन की सहायता कार्यक्रम की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की है। साथ ही में कई सारे ऐसे जो है बीच उद्योगों के बीच भी गहरा संबंध है, क्योंकि अगर आयरन डोम परियोजना ही देख लिया जाए, जो कह सकते हो कि अब इजराइल के लिए सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, उसका विकास, उसकी तकनीकी भले इजराइल में हुआ है लेकिन उसका पूरा पैसा जो है अमेरिका द्वारा लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों के बीच ये मधुरता या उसके जुड़ाव को बताता है कि इन सारी छोटी छोटी चीजों से वो परिवर्तन नहीं आएगा। और ये जो परिवर्तन दिखाई भी दे रहा है ये पॉलिटिकल कंपल्सन की वजह से, चाहे आंतरिक या बाह्य स्तर पर दिखाई दे रहा है, और एक तरह से ये महत्वपूर्ण राजनीतिक मैसेजिंग देने भर के सिवा इससे ज्यादा इसको आप कुछ नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, क्या सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव बाध्यकारी होता है? ये डिपेंड करता है कि सुरक्षा परिषद के किस अध्याय के तहत लाया गया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अगर अध्याय 6 और 7 दोनों के तहत प्रस्ताव लाए जाते हैं, अगर 7 के तहत लाया जाता है तो वह बाध्यकारी होता है, 6 के लिए लाया जाता है तो बाध्यकारी नहीं होता है। और उसमें भी निर्भर करता है, अगर यह बाध्यकारी होता या इस तरह की समस्या होती तो अमेरिका इसको वीटो जरूर कर देता, क्योंकि फिर जो बाध्यकारी प्रस्ताव होते हैं, जैसे कि जो प्रस्ताव बाध्यकारी होते हैं उनको कैसे लागू कराया जाएगा। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो प्रस्ताव होते हैं वो उनको लागू कराने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। अब या तो जैसे कोई प्रस्ताव पारित किया गया और कोई देश उसे स्वीकार कर ले तो बात ही खत्म हो गई, है ना। जैसे कोई कोर्ट ने किसी जजमेंट को दिया, उसको लोग स्वीकार कर लें तो बात खत्म, नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर कार्रवाई होती है, कंटेम्प्ट या इस तरह की। तो सुरक्षा परिषद जैसे ये प्रस्ताव है, अगर इसको इजराइल स्वीकार कर लेता है तो समस्या ही नहीं आती है। लेकिन वो अब देखते हैं, इजराइल ने कहा है कि उसमें हमास हमले की आलोचना नहीं की गई है, इसलिए वो उसका विरोध करता है। ठीक है, हमास भले वो बंधकों को रिहाई की बात की गई है, लेकिन जो हमास ने बर्बरतापूर्ण हमला किया है उसमें इसके निंदा प्रस्ताव नहीं है, इसलिए उसका वो विरोध कर रहा है। ठीक है, अब यह प्रश्न है कि इसे इजराइल मानेगा तैयार नहीं है। अब इसे और लागू कराने के क्या तरीके हो सकते हैं? तरीके ये हो सकते हैं कि यात्रा पे प्रतिबंध लगा दो, सेना पर प्रतिबंध लगा दो, सेना भेज दो। लेकिन जहां तक ऐसा है कि पहले तो ये इस तरह की बाइंडिंग नेचर का भी नहीं है और ये भी इजराइल के मामले में कोई जो है फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है, अमेरिका उस स्थिति तक जाने ही नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद पालने की जरूरत नहीं है। तो अब ये नहीं है, तो फिर इस प्रस्ताव के प्रभाव गाजा संघर्ष को कम करने वाले या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, ये एक तरह से राजनीतिक मैसेजिंग है और इसका नैतिक प्रभाव पड़ता है। जैसे सुरक्षा परिषद आप पे कोई प्रभाव डाला, भले आप उसको जो न करें, या कोर्ट ने ही कोई ऐसा आप पे निर्णय दिया, हो सकता है कोई ऐसा है जो लागू नहीं हो, लेकिन जैसे कोई हमारा लागू कैसे न हो, कोई यहाँ का हमारे नागरिक हो, कोर्ट ने उसे सजा दिलाई और भगोड़ा हो गया तो हो सकता है उस पर लागू ना हो, लेकिन वो अपराधी उसको माना जाता है। तो इस तरह के प्रस्ताव कहीं ना कहीं नैतिक दबाव देते हैं, राजनीतिक कंपल्सन दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आपका पड़ोस, आपका सबसे करीबी मित्र जो है इस प्रस्ताव को पास होने दिया है। तो ये सारी चीजें मैसेजिंग है। लेकिन जहां तक गाजा और उसमें गाजा संघर्ष की बात है कि उसमें क्या अंतर पड़ने वाला है गाजा युद्ध में, क्योंकि ये टेम्पररी ही युद्ध विराम है। तो उसमें यही है कि जैसे मैंने कभी बताया था कि जब कोई संघर्ष होता है तो वो किसी उद्देश्यों के लिए होता है, उसमें दोनों पक्ष अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे होते हैं। जैसे इजराइल का उद्देश्य क्या है? हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना, इसके सिवा उसने कोई लक्ष्य लेकर नहीं चला है। क्योंकि जिस तरह की घटना 7 अक्टूबर को हुई थी, वो माना जा रहा है कि यहूदियों के इतिहास में जर्मन होलोकास्ट या नाजी, जर्मन ना कहो, नाजी होलोकास्ट के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है और उसको इजराइल यहूदी जनमानस इतने आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। और वो चलो उसको भूल भी जाए, फिर ये कार्रवाई आगे ना हो, इसको लेकर वो इस इतना सुनिश्चित कार्रवाई कर देना चाहते हैं कि फिर किसी और की हिम्मत ऐसा करने से न हो, क्योंकि वो छोटे से देश हैं और उनकी चारों तरफ से वो शत्रु हों और इस तरह की चीजें, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर से वो घिरे हुए हैं। ऐसे में वो कार्रवाई को एक, जैसे उनकी कार्रवाई क्या है, हमास को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना, तब तक वो उसको छोड़ने वाला नहीं है जो है इजराइल। और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, क्योंकि इस तरह का जो लक्ष्य लेकर चाहे अमेरिका ने अफगानिस्तान में वापस हुआ है, इजराइल भी जो है लेबनान से रहा और उसने कार्रवाई की और हिजबुल्लाह को और मजबूत किया। तो देखते हैं ये मामला कहाँ रहता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आशावादी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई बहुत कह सकते हो कि सकारात्मक प्रभाव पड़े नहीं है, क्योंकि इजराइल कोई छोटा लक्ष्य लेकर चल ही नहीं रहा है। अब परिस्थितियां आगे बदलती हैं, क्या होता है वो जब जैसे होगा वो बताएंगे, लेकिन अभी इससे कोई बहुत उम्मीद नहीं है। हाँ, ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैसेजिंग है और वो मैसेजिंग ये है कि इजराइल को लेकर, खासतौर से इजराइल की सरकार को लेकर, जो 7 अक्टूबर के बाद उसके साथ जो उसको सहानुभूति आई थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए, जब मैं 9 अक्टूबर की क्लास ले रहा था तभी मैंने बता दिया था कि इजराइल अभी जो उस पर कार्रवाई जो कर रही है, उसकी जवाबी कार्रवाई का एक्सटेंट या वो बताएगा कि कितना किया जा रहा है, कि बाद में ज्यादा लंबा खींचता है, ज्यादा जान माल की हानि होती है, तो वो धीरे धीरे उसके जो करीबी लोग, जो उसके सहयोगी हैं, वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगेंगे और वही चीजें दिखाई देना शुरू हो गई है। अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन उसका शुरू हो गई है। अब अगर अमेरिका में सरकार बदल जाती है, रिपब्लिकन आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो दूसरी तरह की व्यवस्था होगी, और फिर से रिपब्लिकन आते हैं, तो बहुत कुछ नवंबर के चुनाव के बाद होगा या उसके पहले ही, अगर वहां पे हम ईश्वर से मनाते हैं कि वहां पे शांति स्थापित हो जाए, युद्ध हो जाए और फिलिस्तीन की समस्या का दीर्घकालीन समाधान हो जाए, शांतिपूर्ण समाधान हो जाए, जो भारत चाहता है कि द्वि स्टेट के रूप में इजराइल भी रहे अपना स्टेट के रूप में और फिलिस्तीन भी अपने स्टेट के रूप में रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अपना अगला जो है टॉपिक है वह है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे 4 लाख करोड़ रुपए की जो पूरे पिछले वित्तीय वर्ष में, यानी जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है, 4 लाख करोड़ रुपए की क्या हुई है, रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, ऐतिहासिक खरीदारी हुई है। इसके पहले 2-2.25 लाख करोड़ की थी। और ये खरीदारी अगर देखा जाए तो इस खरीदारी या इसके पहले भी जो हमारा जैम है वो दुनिया की 2 और ऐसी ही, एक कोरिया की है और एक सिंगापुर की, जो 2 ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंपनियां हैं, उनके बाद सबसे बड़ी जो है सरकारी कंपनी इस तरह से जो है ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गई है, जिसमें इतना ज़्यादा खरीदारी हुई है। तो ऐसे में अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं चर्चा में, क्योंकि इतनी खरीदारी हुई है तो थोड़ा सा समझेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, इसके बारे में समझेंगे।
ये क्यों लाई गई, यानी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसको समझेंगे। इसकी अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं, जैसे ये 4 लाख करोड़ वाली तो उपलब्धि रही है, इसके पहले की और क्या क्या उपलब्धियां रही है, साथ ही में इसका भारत की अर्थव्यवस्था और उसमें भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार करने की सुगमता बढ़ाने में क्या महत्व रहा है, यानी जो उसके जिस उद्देश्य के लिए लाई है उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने में ये कहां तक सफल रही है, इसको हम इन्हीं पहलुओं पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है, तो देखिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा बढ़ती खरीद गतिविधियों के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल ने चालू वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं दोनों की, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों की खरीद 40 लाख करोड़ रुपए को पार कर ली है। और 28 मार्च 2024 को वो दिन था जब इसने 4 लाख करोड़ को पार कर गया था। अभी 2-3 दिन और है, यानी ये इससे ज्यादा जाएगा। और इसमें 2,05,000 करोड़ जो है सेवाओं से है और 1,95,000 करोड़ रुपए की खरीदारी जो है इसमें किससे हुई है, जिस पे खरीद हुई है वस्तुओं की या माल की हुई है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जब इतना चर्चा कर ही रहे हैं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है या उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में भारत सरकार ने कुछ उद्देश्यों के लिए की थी। वो उद्देश्य क्या थे, पहले जो है सरकारी खरीद प्रक्रिया में आप सभी लोगों को पता ही होगा कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जो एक कारण था प्रशासनिक या शासन में भ्रष्टाचार का, वह सरकारी खरीद फरोख्त होता था, जिसके कारण कम गुणवत्ता वाली चीजें महंगी दरों पर खरीदी जाती थी, जिससे जो काम की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही थी, साथ में राजकोष में बहुत ज्यादा घाटा, मतलब राजकोष को भी क्षति पहुंचती थी और अंततः राजकोष में होने वाली कोई भी क्षति वो आपकी जेब पर या आम लोगों की जेब पे क्षति पहुंचाती थी। तो जो प्रधानमंत्री जो थे अभी, जो उस समय 2014 में आए थे, उन्होंने एक योजना बनाया, उनका एक प्लान था कि भारत में सरकारी खरीद को लेकर एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो समावेशी विकास को बढ़ावा दे। यानी ये जो परिकल्पना इसकी कैसी है, समावेशी विकास। अगर आप जेम पोर्टल के उसमें भी देखेंगे तो इंक्लूसिव, यानी कैसी होगी, ये जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा दे, यानी समाज के सभी वर्गों को, महिलाओं को, एसएमई सेक्टर्स को, सभी को ये अपने साथ जो है क्या करे, समावेशित करे या उसको विकास में साथ रखे। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, यानी कि इंक्लूसिव हो, इंटीग्रिटी हो, व्यवसाय सुगमता हो, ईज ऑफ बिजनेस हो। इस दृष्टिकोण के आधार पे इसे जो है अमल में लाने के मकसद से वाणिज्य विभाग के अधीन कंपनी कानून की धारा 8 के तहत विशेष पर्पज व्हीकल बोला जाता है, जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, उसके तहत ये किया गया है। ठीक, और 2016 में जब से इसे लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे 63,000 से अधिक सरकारी खरीदार हैं और 62 लाख से अधिक विक्रेता हैं। देखिए इस पोर्टल पे जो खरीदार है वो सरकार और सरकार की निकाय हैं, यानी राज्य केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न निकाय हैं, स्वतंत्र जो है स्वायत्त संस्थाएं हैं वो हैं, इसी तरह से राज्य सरकारें उनकी जो वो हैं, राज्य सरकार उनकी राज्य स्तर की सार्वजनिक निकाय उनकी स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय सरकारें, ये सारी जो सरकारी एजेंसियां हैं या जो सरकारी पहलू है सार्वजनिक क्षेत्र की, वो इसके खरीदार हैं। निजी क्षेत्र नहीं, सरकारी क्षेत्र इसके खरीदार है। लेकिन जो इसके विक्रेता हैं वो कौन है, वो निजी क्षेत्र के या कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, निजी क्षेत्र, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, महिला, जो भी है वो इसके अपने सरकार को जो भी बेचना चाहता है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपने को विक्रेता के रूप में, या उत्पादक है वो भी, या विक्रेता जैसे भी करके अपने को रजिस्टर्ड करा सकता है। तो टोटल 63,000 से अधिक सरकारी संगठन खरीदारी कर रहे हैं और 62 लाख से अधिक विक्रेता जो है खरीदारी कर रहे हैं। और इसने अभी रिकॉर्ड ही बना दिया है, पिछले साल इसमें 4 लाख करोड़ की लेन देन या खरीदारी हुई है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल है, इसमें कार्यालय स्टेशनरी से लेकर वाहन, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, कार्यालय फर्नीचर, प्रमुख श्रेणियों के साथ उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है। साथ ही पोर्टल परिवहन, लॉजिस्टिक, अपशिष्ट प्रबंधन, वेबकास्टिंग, एनालिटिक्स जैसी सेवाएं भी ये खरीदता है। तो वस्तुएं और सेवाएं दोनों की खरीदारी की जाती है इस पोर्टल पे।
आपको आश्चर्य होगा कि चाहे हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल हो या जो भी हम मिसाइल है, उनके कंपोनेंट भी इसके जरिए खरीदे जाते हैं, और भी बाहर से रहते हैं लेकिन इसके जरिए भी खरीदे जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके जरिए जो खरीद होती है उसमें ये बताया गया है कि पिछले साल तक जो अनुमान था कि इसने लगभग 60,000 करोड़ का जो है बचत राजस्व कोष में कर दिया है। और इस साल के आंकड़े के साथ अगर मान लो कि सरकारी खरीद में 10% की भी बचत हो जाए तो 4 लाख करोड़ की जो खर्च हुई है तो 40,000 करोड़ तो एक्सचेकर को बच गया। वो किसका बचा? हमारा आपका पैसा बचा, जो कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और जो इसका मोटो है ना, जैसे अभी हम आपको दिखाई देते हैं कि इसका मोटो क्या है, उसमें जो समावेशी विकास देखिए, इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव लिखा हुआ है। समावेशी, पारदर्शी और इफिशिएंट, प्रतिस्पर्धी, यानी ये इसका मोटो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लेकर। वो तो देख लिया कि जो हमने क्या क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले सरकारी खरीद में ढेर सारा भ्रष्टाचार भर भर के होता था। अगर आपको कोई सामान खरीद सरकार कोई सामान खरीदती थी तो जो विक्रेता थे वो जैसे वो कुछ ही वर्गों तक, टेंडरिंग प्राइस से जो भी हो, कुछ ही वर्गों तक सीमित रहती थी और वो मनमाने कीमत पे जो है सामान को बेचते थे। किसको? सरकार को। सरकार कौन? हम आपको, यानी जो हमारे आपकी जो संस्था है सरकार, हमारे आपके जेब से जो है मनमाना खर्चा देकर जो है जो बेईमान विक्रेता थे वो चीजों को बेचते थे। ये तो चलो हो गई कि यार विक्रेता बेईमान था, लेकिन जो सरकार में काम करने वाले एम्प्लॉय थे या प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी कम नहीं थे। वह विक्रेताओं को लिस्ट में शामिल करने के लिए या किससे सामान लिया जाएगा उससे मोटी घूसखोरी करते थे, जिसके कारण बहुत सारे जो जो सक्षम लोग, मतलब जो उत्पादक है, जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल मीडियम उत्पादक है, जिनके पास वो उतने संसाधन नहीं, जिनके पास उतनी पॉलिटिकल पहुंच नहीं है, वो सरकार को अपनी चीजें नहीं बेच पाते थे। जबकि ज्यादातर चीजें कौन बेच पाता था? जो पहले से ही रजिस्टर्ड थे, यानी कहीं ना कहीं जो 60 गांठ वाले होते थे। और आपको आश्चर्य होगा कि सरकार किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा खरीदार होती है, और देखा जाए तो जीडीपी के 25% के बराबर जो भी खरीदारी होती है वो, मतलब सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं, जितनी भी तरह की सरकारी संस्थाएं हैं जीडीपी के 25% की खरीदारी का योगदान देती है। तो कहीं ना कहीं इस इतनी बड़ी खरीदारी को कुछ कोठरी भर या कुछ मुट्ठी भर लोग के 60 घाट के हवाले था, इसको बदलना था, और इसी को बदलने को लेकर जो है ये व्यवस्था लाई गई है। और इसने जो है क्या किया है, विक्रेताओं को, जो बेईमान विक्रेताएं हैं उनके लिए जो है हटा के एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है, जिसमें जो भी अपने उत्पादक हो, विक्रेता हो, वो अपनी कीमतों को कोट करते हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां से अपनी कीमतों और उसके आधार पे वो चीजें लेती हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्या ये पूरे उद्देश्य में सफल हो गई? देखिए, नहीं भी हुई होगी तब भी इसने जो है, अगर हम कह रहे 10% भी कमी कर दी, अगर 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बिक रही है, अगर वो 20 रुपए की चीज अगर 50 रुपए में बिके, 60 रुपए में भी बिके, तब भी भ्रष्टाचार ही है, तब भी महंगा है। लेकिन 100 से 60 तो सस्ता है, उतना तो बचाया है, और धीरे धीरे पारदर्शिता और अन्य पहलू आते आते ये चीजें और सुधार होने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तो देख ही लिया कि इस वित्त वर्ष में 4 लाख करोड़ का हो गया है। पिछले साल में खरीद मूल्य 1.6 लाख करोड़ का था 21-22 में, उसके पहले, और 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए का था। और देखिए, जैसे देखिए ये 100% बढ़ रहा है। 21-22 में 1,06,000 करोड़ का था, 22-23 में 2 लाख करोड़ का हुआ, और जो 23-24 बीता है पिछला वित्तीय वर्ष, उसमें ये 4 लाख करोड़ का हो गया। यानी 100% की ग्रोथ पे यहाँ पे खरीदारी बढ़ रही है। और अगर इसी को आगे ले जाइए तो अगले साल हो सकता है कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का भी इस पे व्यापार हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा जो है आकार है। और इस वित्तीय वर्ष यानी पिछले में 66,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,05,000 करोड़ रुपए की सेवाएं जो पिछले साल 2 लाख करोड़ में 66,000 करोड़ हुई थी, वो बढ़ के 2,05,000, यानी सेवाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। और जो प्लेटफॉर्म पे जो है 1,95,000 करोड़ रुपए को वस्तुओं को भी खरीदा गया है। और अभी तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन जब इसके पहले का जो अनुमान है, उसने जेम पोर्टल ने अपनी शुरुआत यानी 2016 से लेकर
पिछले साल यानी 2022 तक के ही आंकड़े तो ले लो, 22-23 के आंकड़े को ही ले लो, तब भी उसने जो है 60,000 करोड़ से ज्यादा की रुपए की बचत की है जैसा अनुमान लगता है। और यह इसकी उपलब्धि यह है कि यह दक्षिणी कोरिया के कोनेप्स एक इसी तरह का पोर्टल है और सिंगापुर का जीबीज है। उसके बाद जेम वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट की खरीदारी करने के लिए संचालित होता है। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जेम पोर्टल द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। देखिए इसे लाया ही किस लिए गया था? समावेशी विकास, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट व्यवस्था को लाने के लिए। सरकारी खरीद को इंक्लूसिव बनाना था, ट्रांसपेरेंट बनाना था और इफिशिएंट बनाना था। और जैसे अभी बताया कि सरकार की जो खरीदारी होती है वो बहुत बड़ी हिस्सेदारी जीडीपी में करती है, और अगर वो खरीदारी इफिशिएंट हो गई, इंक्लूसिव हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में उसका बहुत ज्यादा जो है सकारात्मक परिणाम दिखेगा। और इस पोर्टल से भी दिखता है, जैसे इस पोर्टल ने सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को एक मंच प्रदान किया। इसने कम लागत कम करके, दक्षता बढ़ाकर, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति ला दी है। इसने महिला उद्यमियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, एमएसएमई और स्टार्टअप सहित विविध पृष्ठभूमि के जो मतलब जिनको कह सकते हो छोटे स्तर पे ये पहुंच ही नहीं पाते बेचारे, उनको भी मौका दिया है, सशक्त बनाया है कि वो अपने सामान जेम पोर्टल पे बेच सके। और इससे क्योंकि अब उनको किसी सरकारी अधिकारी से मिलने की ही जरूरत नहीं है, सब कुछ पेपरलेस, कैशलेस, सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट आता है। और ये जो पेपरलेस है यानी उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, न उनसे साइन कराने की, न कुछ करने की। कैशलेस है यानी कैश आता ही नहीं है, सीधे अकाउंट में आता है। तो ऐसे में इसने जो है एक तो इंक्लूसिव व्यवस्था को बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि ये जो बीच का भ्रष्टाचार होता था उसको रोककर इसने डायरेक्ट अपनी सेलिंग सरकार तक कही है। और जब डायरेक्ट उत्पादक जो है सेल करता है सरकार को, तो निश्चित रूप से वो प्रति कीमतें रखता है, क्योंकि उन्हें बिचौलियों को नहीं देना रहता है, जिससे चीजें क्या होती है अपने आप जो है खरीद में सस्ती पड़ जाती है। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट को देखिए, क्यों चीजें वो सस्ती कर देते हैं? क्योंकि वह डायरेक्ट सेलरों से, उत्पादकों से लेते हैं। वो सेलरों से नहीं, वो डायरेक्ट उत्पादकों के जरिए जो चीजें आपके पास पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो बीच का बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो काफी कम हो जाता है। जैसे अगर आप कोई चीज, अपने सब्जी ही देख लीजिए, कोई सब छोटा सा उदाहरण, क्योंकि डेली खरीदना होता है, नहीं डेली तो 1-2 दिन पे तो खरीदते हैं। अपने किसी हॉकर से खरीदेंगे अपने घर के बाहर के, और मंडी से जाके खरीदेंगे तो दाम में बहुत अंतर होगा। मंडी से जाके खरीदने पर क्या होता है, वहां पे बहुत सारे ग्राहक होते हैं और अमूमन वो ज्यादातर उत्पादक या बड़े वो होते हैं, तो वहां पे बीच के लोग गायब हो जाते हैं। तो चीजें आपको क्या मिल जाती है? सस्ती भी मिल जाती है, अच्छी भी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हमारा जो है जेम पोर्टल हमें प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये तो चलो आज के जो 2 प्रमुख समाचार हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों पे चर्चा कर दिए हैं। अब आज के 5 इन्हीं से जुड़े हुए 5 प्रश्नों पर है, जिनके बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बता देंगे। इनके प्रश्न, इनका आंसर आप खुद ढूंढिएगा। इनके जो आंसर हैं वो जब ये एज इट इज जो पीडीएफ है इसके साथ आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जेम पोर्टल द्वारा भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जेम पोर्टल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है, उसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं इसमें, और उसके आधार पे आप देखना है कि कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। जैसे पहला है, जेम ने लागत कम करके, दक्षता बढ़ाकर, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर भारत में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में क्रांति लाई है। ठीक है, अब ये सही है या गलत है, जब आप या तो लेक्चर सुने होंगे या तो पढ़ेंगे तो आपको खुद ही जान जाएंगे। दूसरा है, जेम महिला उद्यमियों, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों, सरकारी समितियों, एमएसएमई, स्टार्टअप सहित विविध पृष्ठभूमि के विक्रेताओं को सशक्त बनाता है। तो ये 2 स्टेटमेंट है, इसको आपको देख के इसका आंसर करना है। दूसरा भी क्वेश्चन जेम से ही जुड़ा है, क्योंकि हम जो भी प्रश्न बनाते हैं, जो हमारे न्यूज में टॉपिक रहते हैं, उन्हीं से ही बनती है। तो इसमें है कि चर्चा में रहे जेम पोर्टल के खरीदारों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शामिल है नहीं, कौन शामिल नहीं है? राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के संगठन, लोक उपक्रम, केंद्रीय मंत्रालय। ठीक है, अगला जो है वह है कि हाल ही में चर्चा में रहे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल ने चालू वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर ली है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है जीईएम वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इसको देखिएगा, उसके आधार पे केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक न दो दोनों नहीं। तो ये इस तरह से आंसर आप दीजिएगा। चौथा है हाल ही में गाजा युद्ध विराम पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्ताव को पारित होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ठीक है। तो देखिए, अमेरिका जिसने अब तक इजराइल को बचाने के लिए बार बार वीटो का इस्तेमाल किया है, इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। दूसरा है, यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने खुद को इजरायली स्थिति से अलग कर लिया है। तीसरा है, सभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी प्रस्तावों की तरह यह प्रस्ताव भी बाध्यकारी है। और चौथा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है। अब अगर आप उस समाचार को ढंग से पढ़ेंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे, ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है। अगला है, हाल ही के घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका इजराइल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, अमेरिकी नेता अब अमेरिका इजराइल संबंधों के पक्षधर नहीं है। दूसरा है, इजराइल के सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण आयरन डोम परियोजना की तकनीकी अमेरिका में विकसित की गई है। ये दो कथन हैं। इन दो कथनों के आधार पर बताना है कि कौन से सही हैं, यानी केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो सही है। ये 5 प्रश्न हैं, इन्हीं सारे से जुड़े हुए हैं। इनको आप हल करिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है। अगर कोई आपको अलग से कोई प्रश्न रहता है तो वो भी आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नमस्कार।